नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी। हिंदी में इसे कहते हैं आपातकालीन। भारतीय संविधान में आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी के बारे में 3 टाइप के इमरजेंसी के बारे में बात किया गया है, जो कि पहला है आपका नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है आपका स्टेट इमरजेंसी और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक चर्चा किया गया है इमरजेंसी के बारे में। आर्टिकल 352 जो है यानी कि 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी को दर्शाता है, जो कि नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लगा है। पहला इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगा था आपका 1962, जब इंडो चाइना वार, जब इंडिया और चाइना के बीच में जब हमारा वार हो रहा था 1962 में, जिसके वजह से जो अक्साई चीन है यानी कि जिसे हम LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो जो है उसका जो जमीन है वह चाइना ने क्या किया, उस पर कब्जा करके रखा है। तो वो जो उस समय जो 1962 में जो हुआ था, जो वार हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसके वजह से हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा था, वो पहला था। दूसरा 1971 में, जो कि इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज के डेट में वो बांग्लादेश है, उसके बीच में हमारे देश और हमारे देश के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से हमारे देश में इमरजेंसी लगाना पड़ा था 1971 में, वो ईस्ट पाकिस्तान, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान और जो वर्तमान में भी जो पाकिस्तान है वो हिस्सा था। लेकिन 1971 में वही ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ हमें क्या करना पड़ता है, युद्ध लड़ना पड़ता है, जिसके लिए ईस्ट पाकिस्तान को 1971 में पूरी तरह से आज़ाद करके वहां पे एक नए देश का निर्माण किया जाता है और वह है आपका बांग्लादेश। 1971 से वह पूरी तरह से आता है। यह होगी आपका दूसरा नेशनल इमरजेंसी। और तीसरा जो नेशनल इमरजेंसी है वो 1975 को लगा था, 25 जून 1975 को, जो इंदिरा गांधी ने लगवाया था। ठीक है, तो चलिए हम उसे समझते हैं। पूरे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे जो पहला राज्य है जहाँ पे सबसे पहले स्टेट इमरजेंसी लगा था तो वो था आपका पंजाब। और सबसे अधिक बार इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लगने वाला जो राज्य बन गया अभी वर्तमान में, वह है आपका मणिपुर, जो कि 11 बार। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 11 बार जो है आपका स्टेट इमरजेंसी लगा है कहाँ पे, वर्तमान में मणिपुर, जिसकी कैपिटल क्या है आपका मणिपुर का इम्फाल। क्लियर है। वहाँ पे भी प्रेसिडेंट रूल भी लगा हुआ है। अभी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं 2025 वर्तमान में। और जहाँ तक कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करें, जिसकी चर्चा आर्टिकल 360 में की गई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत अभी तक हमारे देश में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा, यानी कि वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो चलिए समझते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जैसा कि हमारा है आपका नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ पे समझते हैं एक एक चीज को बारीकी से। हमारे संविधान में जो आपातकालीन स्थिति के बारे में जो चर्चा किया गया, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन, क्लियर है। तो इमरजेंसी प्रोविजन को 3 तरह से बांट करके रखा गया है हमारे भारतीय संविधान में। तो अगर हम देखें कि क्या लिखा हुआ है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी की चर्चा जो है आर्टिकल 352 में की गई है, जिसके तहत क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं हम लोग कि एन इमरजेंसी ड्यू टू वार, अगर हमारे देश में अगर कोई युद्ध की घोषणा करता है कोई देश, उस वजह से एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से क्या करता है, अगर कोई इस पर हमला करता है, ये दूसरा, और आर्म रिवोल्यूशन, और आर्मी की वजह से अगर कोई रिवोल्यूशन होता है, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, अपने देश में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। इंसर्टेड बाय द 44th CA एक्ट, यानी कि ओरिजिनल वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि आंतरिक असुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर भारत में आंतरिक रूप से भी अगर देखा जाए कि बहुत ज़्यादा दंगा जो है काफ़ी ज़्यादा भड़क गया है, जिसकी वजह से देश को काबू कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, न केवल एक राज्य में, एक से अधिक राज्यों में भी अगर ऐसा स्थिति अगर हम देखने को मिलता है, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। क्लियर है। दूसरा यहाँ पे बात किया गया प्रेसिडेंट रूल, यानी कि जिसको हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 356 में की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिशनरी कैन बी, क्या लिखा है, इम्पोज टू ग्राउंड्स, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ऐसा देखा जाता है कि अगर राज्य सरकार जो है वो कोई आंतरिक स्थिति को संभालने में क्या हो रही है, वो अव्यवस्थित तरीके से चीज़ों को कर रही है, जिसकी वजह से उस चीज़ों को वो हैंडल नहीं कर पा रही है, तो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, आर्टिकल 356 के तहत वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगाएंगे। और ठीक वो स्टेट इमरजेंसी लगने के बाद वो पूरी तरह से किसी स्टेट में, अगर हम एग्जाम्पल दें, जैसे कि उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें, या मणिपुर ही ले लेते हैं, मणिपुर में जैसा कि भी लगा हुआ है आपका स्टेट इमरजेंसी, तो ये पूरी तरह से जो सत्ता की जो बागडोर है वो प्रेसिडेंट रूल के अधीन चला जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के शासन के अधीन चला जाता है। वो क्या करेंगे, उसको पूरी तरह से रेगुलेट करने का कार्य करेंगे। क्लियर है। आर्टिकल 356 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। क्लियर है। आर्टिकल 356 क्या कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी carried on it according with the provision of the constitution,
नंबर क्या, आर्टिकल 365 क्या कहता है, आर्टिकल 352 से 360 तक चर्चा किया गया इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर हमारे देश में लगता है, जो कि अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है तो हम भारत जो है वो 1 रुपए के नोट को क्या कर सकती है, अपने फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए वह 1 रुपए के नोट को छाप सकती है। 1 रुपए के नोट को ही क्यों छाप सकती है, क्योंकि 1 रुपए का जो नोट है उसका जो अधिकार है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन होता है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन होता है। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि 1 रुपए का नोट पे जो साइन होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, वो भारत सरकार के अधीन होता है। यही वजह है कि अगर हमारे देश में अगर वित्तीय आपातकाल लगता है, बाई चांस अगर कैसा होता है, लेकिन ऐसी स्थिति ना आए, नहीं आएगी, अगर ऐसा होता है, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा ही जा सकता है एग्जाम में घुमा फिरा के, तो उस स्थिति में हम 1 रुपए के नोट को छाप सकते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने बात किया गया, जैसे कि लक्ष्मीकांत की जो किताब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान में रखेंगे। लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसमें आपका एक चैप्टर ही है आपका इमरजेंसी प्रोविजन बोल करके, उसमें आप क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को बारीकी से डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 352 क्या कहता है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, यहाँ की इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति के बारे में हमारे संविधान में चर्चा की गई है आर्टिकल 352 में। 353 क्या कहता है, यानी कि 353 इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, यानी कि उसके क्या इफेक्ट होंगे, इसका क्या प्रभाव होगा, जिसकी वजह से राज्य में, न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में क्या इसकी स्थिति बन सकती है या फिर बिगड़ सकती है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 354 में बात किया गया कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू व्हाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। अगर राज्य में अगर इमरजेंसी लगी हुई है या फिर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो राज्य का कर्तव्य और देश का, केंद्र सरकार का भी एक कर्तव्य बनता है कि उस इमरजेंसी को जल्द से जल्द क्या करे, उसका निपटारा करे, क्योंकि उससे क्या होते हैं, तमाम जो लोग हैं वो क्या होते हैं, इससे आहत होते हैं। तो उसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 355 क्या बोलता है कि ड्यूटी ऑफ द यूनियन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है, प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर किसी हमारे देश में अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो केंद्र सरकार का यह दायित्व बनता है कि राज्य विशेष के बारे में ध्यान रखे। अगर आंतरिक रूप से भी अगर क्या होता है, अगर हमारे देश में अगर इमरजेंसी अगर लगता है, तो केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि उसे पूरी तरह से शांत करने का प्रयास किया जाए। न केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी इसमें अपना बढ़ चढ़ करके क्या करेगी, हिस्सा देगी, ताकि जो आंतरिक जो मामला है वह पूरी तरह से सुलझ जाए या फिर सिमट जाए। आर्टिकल 356 क्या बोल रहा है कि प्रोविजन इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। अगर स्टेट्स में, अगर किसी राज्य में अगर संवैधानिक रूप से अगर हमारे संविधान की हत्या, इतना ही कहना होगा, संविधान की हत्या, अगर संविधान का उल्लंघन होता है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि उस स्टेट में क्या करे, वो स्टेट इमरजेंसी लगा दे आर्टिकल 356 के तहत। आर्टिकल 357 कहता है कि एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर कहने का मतलब है यहाँ पे आपका जो कि विधानमंडल है, विधानमंडल का 2 ठो घर है, एक का नाम है विधानसभा, दूसरे का नाम है विधान परिषद। ठीक उसी तरह से जिस तरह से केंद्र में पार्लियामेंट है, उसका भी 2 घर है, एक का नाम है राज्यसभा और दूसरे का नाम है आपका लोकसभा। तो यहाँ पे बात किया गया आर्टिकल 357 यानी कि स्टेट के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। अंडर द आर्टिकल 356 यानी कि 356 के तहत अगर विधानसभा या फिर विधान परिषद होती है, तो उसे भी क्या किया जाएगा, पूरी तरह से भंग कर दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी राज्य विशेष में स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है, तो वहां पे किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं करवाया जाएगा। आर्टिकल 358 सस्पेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 19 ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आर्टिकल 19 कहने का मतलब यह है कि हमारे आर्टिकल 19 में क्या बात किया गया है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये जो आर्टिकल 19 है, इमरजेंसी के समय में क्या किया जाएगा, इसको पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन 2 आर्टिकल है जो इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड नहीं होती है, वो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 359 क्या कहते हैं कि सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट 3 ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कहने का मतलब यह है, पार्ट 3 के बारे में बात किया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। हमारे जो टोटल हमारे भारतीय संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, अगर किसी राज्य में या फिर केंद्र सरकार में देश में अगर इमरजेंसी लगा हुआ है, तो उस समय हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। आर्टिकल 359A एप्लीकेशन ऑफ द पार्ट टू द स्टेट ऑफ द पंजाब रिपीट, यानी कि पंजाब के बारे में बात किया गया। आर्टिकल 359A, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन
पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है पंजाब की इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल 359A। और पंजाब जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पे सबसे पहली बार स्टेट इमरजेंसी लगा था। लेकिन अभी सबसे ज्यादा स्टेट इमरजेंसी लगा है आपका मणिपुर में, याद रखेंगे 11वीं बार हो गया है अभी मणिपुर में जो लगा हुआ है इमरजेंसी। आर्टिकल 360 जिसके बारे में बात किया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगता है हमारे देश में तो केंद्र सरकार जो है वह 1 रुपए के नोट को क्या कर सकती है, छाप सकती है अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आंकड़ा है यानी कि ये जो दायरा है आपको पूरे अच्छे तरह से समझ में आया होगा, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। आगे बढ़ते क्या लिखा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में मैंने चर्चा कर ही दिया कि टोटल जो नेशनल इमरजेंसी है वह 3 बार लगा हुआ है। 3 बार कब कब लगा हुआ है, वापस से हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए एकदम अच्छी तरह से। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगा हुआ है। वो 3 बार कब कब लगा है, तो एक बार लगा है आपका 1962 में, एक बार 1971 में और एक बार 1975 में। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये इंदिरा गांधी की सरकार में लगा था 25 जून को। यही वजह है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस भी मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रखेंगे 25 जून 1975, क्योंकि इसमें संविधान की हत्या हुई थी एक तरह से और बहुत सारी चीजों को ऐड करने का प्रयास किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, उस समय फिर मौलिक कर्तव्य आए, फिर उसमें 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में फिर किया गया 2 साल बाद। तो ये सारी चीजें प्रोविजन होने की वजह से 25 जून 1975 को ये सारी चीजें हुई, जिसकी वजह से 21 महीनों तक ये लगा हुआ था आपका इंदिरा गांधी की सरकार में, जो कि बात कर रहे हैं हम 25 जून को 1975 को। 1971 बात कर रहा है आपका किसका, इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान वार के बीच में, ईस्ट पाकिस्तान के बीच में जो वार होता है उसके बारे में। 1962 बात कर रहा है आपका इंडिया और चाइना के बीच में, जो कि आज तक वो हिस्सा जो है चाइना ने कब्जा करके रखा है, जिसे हम LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था पूरी तरह से इमरजेंसी, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप जरूर अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की किताब हो तो आप जरूर उस टॉपिक को एकदम बारीकी से अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वहाँ से आर्टिकल हो या फिर शेड्यूल हो, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।